हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने डीसी मोटर की संरचना और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डीसी मोटर के अंदर पैदा होने वाले टॉर्क के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीसी मोटर के अंदर टॉर्क क्या होता है और डीसी मोटर के अंदर ये जो टॉर्क होता है इसका मान किन किन राशियों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, ये आपको एक संरचना दिखाई दे रही है। ये जो डायग्राम है ये है डीसी मोटर का डायग्राम। दोस्तों, हमने डीसी जनरेटर जब पढ़ा था तो उसके अंदर देखा था कि जो डीसी मशीन्स होती है उसके अंदर दो वाइंडिंग होती है। एक तो होती है आर्मेचर वाइंडिंग और एक होती है फील्ड वाइंडिंग। जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको हम स्थापित करते हैं फील्ड पोल के ऊपर, और जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसको स्थापित करते हैं हम आर्मेचर वाइंडिंग में। अब डीसी मोटर की जब फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों को हम क्या करते हैं, जब सप्लाई देते हैं तो डीसी मोटर के आर्मेचर पे क्या लगता है, एक घुमाव बल लगता है। अब डीसी मोटर के आर्मेचर पे जो घुमाव बल लग रहा है वो घुमाव बल ही क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। क्या कहलाता है, टॉर्क। तो आज हम उस टॉर्क के या उस घुमाव बल के बारे में ही क्या करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे। तो माना ये डीसी मोटर का आर्मेचर है और ये डीसी मोटर की क्या है, फील्ड वाइंडिंग है। अब डीसी मोटर को हम सप्लाई देंगे तो ये जो सप्लाई टर्मिनल है, इन सप्लाई टर्मिनल को मैं V वोल्टेज देता हूं। माना कितना वोल्टेज दे रहे हैं अपन डीसी मोटर को, V वोल्टेज। जब इस डीसी मोटर को या डीसी मोटर की फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को V वोल्ट की डीसी सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो यहां से कुछ धारा प्रवाहित होगी। यहां से प्रवाहित होने वाली धारा अपन मान लेते हैं क्या है, I है। क्या है, I। यहां पर आते ही ये धारा दो रास्तों में डिवाइड हो जाएगी। इसके अंदर जो धारा जाएगी उसको हम लिखेंगे IA से। किससे लिखेंगे, IA से। और इसके अंदर जो जाने वाली धारा है उसको लिखेंगे हम अपन ISH से। IA मतलब आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा, ISH का मतलब शंट वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा। देखिए, आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर भी धारा प्रवाहित की, शंट वाइंडिंग के अंदर भी धारा प्रवाहित की। शंट वाइंडिंग के अंदर क्या होगा, इस धारा के कारण यहां पर कुछ चुंबकीय फ्लक्स आएगा, φSH। जब इस चुंबकीय फ्लक्स में इस धारावाही चालक पदार्थ को रखेंगे, इस धारावाही चालक पदार्थ को इस फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स में हम रखेंगे तो ये जो धारावाही चालक पदार्थ या आर्मेचर वाइंडिंग है इसके ऊपर क्या लगेगा, एक घुमाव बल लगेगा। और जैसे ही इसके ऊपर एक घुमाव बल लगेगा तो आपका आर्मेचर क्या होने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा। ठीक है। अब माना ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है इसका प्रतिरोध कितना है, RA है। कितना है, RA। ऐसे कैसे शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है, RSH है। जब ये आर्मेचर घूमेगा तो क्या करेगा, इस फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा। और जैसे ये फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा तो आर्मेचर की वाइंडिंग के अंदर एक विरोधी विद्युत वाहक बल पैदा होगा और उस विरोधी विद्युत वाहक बल को हम लिखते हैं EB से। किससे लिखते हैं, EB से। ये सब चीजें हमने लास्ट के वीडियो में डिस्कस की, विरोधी विद्युत वाहक बल के बारे में और डीसी मोटर की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में हमने लास्ट के वीडियो में डिस्कस किया था। तो लास्ट के वीडियो में कार्य प्रणाली मैंने बताया था कि जब किसी धारावाही चालक पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो उस धारावाही चालक पदार्थ के ऊपर एक बल काम करता है। उस बल के कारण क्या लगता है, वो धारावाही चालक पदार्थ घूमने लग जाता है। अब ये जो धारावाही चालक पदार्थ है मतलब ये आर्मेचर वाइंडिंग है, इस आर्मेचर वाइंडिंग पर लगने वाले बल का हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है कि इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जैसे हमने धारा प्रवाहित की और जैसे ही इसको चुंबकीय फ्लक्स में रखा तो इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर कितना टॉर्क पैदा होगा उसका हमको मान ज्ञात करना है। तो देखिए, किसी भी मशीन के अंदर, चाहे वो डीसी मशीन हो या फिर AC मशीन हो, किसी भी मशीन के अंदर शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है क्या, शक्ति का फॉर्मूला होता है, शक्ति बराबर होता है क्या, टॉर्क इनटू होता है क्या, गति। किसी भी मशीन के अंदर शक्ति बराबर क्या होती है, टॉर्क इनटू गति। कहने का मतलब कोई भी मशीन कितनी यांत्रिक ऊर्जा या यांत्रिक शक्ति पैदा करेगी, वो यांत्रिक शक्ति किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टॉर्क के ऊपर। टॉर्क का मतलब लगने वाले घुमाव बल के ऊपर और दूसरा उसके आर्मेचर की घूर्णन गति पर। अगर लगने वाला घुमाव बल ज्यादा होगा
तो उस जनरेटर से उत्पन्न होने वाली यांत्रिक शक्ति का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। या फिर यदि उस मशीन की घूर्णन गति ज्यादा होगी, अगर उस मशीन की घूर्णन गति ज्यादा होगी तो भी उस मशीन के अंदर उत्पन्न होने वाली यांत्रिक शक्ति का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है टॉर्क इंटू क्या होता है, गति। टॉर्क इंटू क्या होता है, गति। अब शक्ति को हम लिखते हैं किससे, P से, टॉर्क को हम लिखेंगे T से, गति को हम लिखेंगे N से। किससे लिखेंगे, N से। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, P बराबर क्या हो गया, T इंटू क्या हो गया आपका N। ये किसका फॉर्मूला है, शक्ति का। अब डायग्राम पे आ जाइए। ये डीसी मोटर है, इस डीसी मोटर को हम इनपुट में सप्लाई देते हैं। अब जब इसको इनपुट में सप्लाई दे रहे हैं तो इनपुट में कितना वोल्टेज दे रहे हैं इसको, V वोल्टेज। इस V वोल्टेज कारण इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, I। तो इस मोटर की इनपुट शक्ति का मान यानी कि इनपुट पावर या इनपुट शक्ति कितनी हो जाएगी। देखिए शक्ति P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट। तो दिया जाने वाला वोल्टेज और उसके कारण प्रवाहित होने वाली धारा, अगर इन दोनों को हम गुणा कर देंगे तो ये किसका मान आ जाएगा, इनपुट शक्ति का मान आ जाएगा। तो इस डीसी मशीन के अंदर इनपुट शक्ति बराबर होगा क्या, V इंटू क्या होगी, I होगी। क्या होगी, V इंटू I। दूसरा, इस मोटर के अंदर डेवलप शक्ति या पैदा हुई शक्ति का मान, क्या, पैदा होने वाली शक्ति, इसको इंग्लिश में लिखते हैं अपन डेवलप्ड पावर। क्या, डेवलप्ड पावर। अब देखिए डीसी मशीन्स का क्या हुआ, जो घुमाव बल लग रहा है वो किसके ऊपर लग रहा है, आर्मेचर के ऊपर। अब आर्मेचर के ऊपर घुमाव बल लगने से उस डीसी मशीन्स के आर्मेचर के अंदर एक शक्ति पैदा होगी, और वो जो शक्ति पैदा होगी वो कहलाती है आर्मेचर के अंदर, आर्मेचर में उत्पन्न होने वाली शक्ति। तो देखिए आर्मेचर में उत्पन्न होने वाली शक्ति का मान निकालने के लिए आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा और आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, गुणा। भाई शक्ति का मान निकालने के लिए इनपुट शक्ति का मान निकाला, तो कैसे निकाला, इनपुट वोल्टेज और इनपुट धारा इन दोनों को गुणा कर दिया। अब ऐसे कैसे, मोटर के अंदर पैदा होने वाली शक्ति, अब पैदा शक्ति सबसे पहले कहां पैदा होती है मोटर में, आर्मेचर में पैदा होती है, क्योंकि आर्मेचर आपका घूम रहा है। तो आर्मेचर में यदि पैदा होने वाली शक्ति का मान निकालना है तो आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा और आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। तो डीसी मशीन के अंदर डेवलप्ड पावर का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, EB इंटू क्या हो जाएगा, IA। EB इंटू IA। इस EB इंटू IA के कारण ही ये जो आर्मेचर है, डीसी मोटर का आर्मेचर क्या करता है आपका, घूमता है। क्या करता है, घूमता है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस आर्मेचर पर घूमने वाले बल का मान निकालना है। तो घूमने वाले बल का मान निकालने के लिए जो हमारी शक्ति होगी वो शक्ति कौन सी होगी, EB इंटू IA, क्योंकि आर्मेचर को घुमाने का काम कौन कर रही है, EB इंटू IA। तो यहां पर से समझ में आ गया इनपुट पावर और मोटर के अंदर डेवलप्ड जो पैदा होने वाली शक्ति है उसका फॉर्मूला क्या है। तो डीसी मोटर के अंदर इनपुट पावर का फॉर्मूला तो होगा V इंटू क्या होगा, I होगा, और डीसी मोटर के अंदर पैदा होने वाली शक्ति का फॉर्मूला क्या होगा, EB इंटू क्या होगा, IA होगा। क्या होगा, EB इंटू IA। देखिए यहां से हमको किसका मान निकालना है, टॉर्क का। किसका मान निकालना है, टॉर्क का। अब टॉर्क का मान निकालना है तो देखिए यहां से टॉर्क से गति क्या हो रही है, गुणा, और गुणा वाली संख्या को बराबर के इस तरफ लाते हैं तो क्या लग जाता है, भाग लग जाता है। तो इससे यहां पर अगर मेरे को T का मान निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा T बराबर बन जाएगा क्या, P बटे बन जाएगा N। T बराबर सूत्र क्या बनेगा, P बटे N। P का मतलब क्या है, यहां पर P बराबर क्या है आपका, पावर है, पावर मतलब शक्ति। N बराबर क्या है, स्पीड है। क्या है, स्पीड। और T बराबर क्या है, टॉर्क है। क्या है, टॉर्क। T बराबर क्या है, टॉर्क। P बराबर पावर और N बराबर क्या है, स्पीड। देखिए आगे देखिए, सॉरी T बराबर आएगा यहां पर, T बराबर क्या आ जाएगा, P बटे क्या हो जाएगा, N। अपन को टॉर्क का मान निकालना है तो T बराबर P की जगह पावर, पावर का हमको मान रखना है। अब पावर कौन सी रखेंगे, इनपुट लिखेंगे का आउटपुट लिखेंगे, बताइए। मोटर के आर्मेचर पर जो घुमाव बल लग रहा है वो इस VI के कारण लग रहा है या EB इंटू IA के कारण लग रहा है। तो जो मोटर के अंदर जो घुमाव बल लगेगा, अब मोटर के अंदर कौन सा पार्ट्स घूमता है, आर्मेचर घूमता है।
अब आर्मेचर पे जो घुमाव बल लगेगा वो आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाली शक्ति के कारण लगेगा। अब आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाली शक्ति कितनी है, EB इंटू आई है। तो इस आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाली शक्ति है, इसका मान हम इस सूत्र के अंदर लिख देंगे तो बन जाएगा TB बराबर क्या हो जाएगा, EB इंटू क्या हो जाएगा, IA। P का मान रख दिया क्योंकि P बराबर क्या है, EB इंटू IA। तो मैंने यहाँ से P बराबर रख दिया EB इंटू IA बटे क्या हो जाएगा आपका N हो जाएगा, क्या हो जाएगा N। इतना समझ में आया। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है। एक शक्ति का फॉर्मूला होता है, शक्ति बराबर टॉर्क इंटू क्या होता है, गति होता है। फिर यहाँ से हमने टॉर्क का मान निकाला तो टॉर्क से गति गुणा हो रही है, गुणा वाली संख्या बराबर की इस तरफ जाएगी तो भाग लग जाएगा। तो टॉर्क बराबर फॉर्मूला बन गया शक्ति बटे क्या होगी आपकी स्पीड। इतना समझ में आ गया। फिर हमको शक्ति करनी है। अब शक्ति कौन सी रखेंगे, इनपुट रखेंगे या पैदा होने वाली रखेंगे। देखिए हम जो टॉर्क निकाल रहे हैं वो आर्मेचर का टॉर्क निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं, आर्मेचर। तो यहां पर जो शक्ति लिखेंगे, शक्ति का जो मान रखेंगे वो भी कौन सी शक्ति लिखेंगे अपन, आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाली शक्ति। और आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाली शक्ति का मान निकालना है तो आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा और आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज, इन दोनों को क्या करना है, हमको गुणा करना है। तो यहां से आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाली शक्ति का मान निकल के आया EB इंटू IA। इस EB इंटू IA का मान मैंने यहां पर इसको क्या कर दिया, रख दिया। अब देखिए कल हमने लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था जनरेटर के अंदर EB बराबर क्या होता है, विरोधी विद्युत वाहक बल होता है। बैक EMF, EB को किससे लिखते हैं अपन, विरोधी विद्युत वाहक बल या फिर क्या बोलते हैं, बैक EMF। और हमने देखा था EB बराबर फॉर्मूला देखा था क्या होता है, K इंटू फाई इंटू क्या होता है, N होता है। EB बराबर क्या होता है, K इंटू फाई इंटू क्या होता है, N। यहां पर K बराबर क्या है, यहां पर K बराबर है कांस्टेंट है। K क्या है, एक कांस्टेंट है। और K बराबर क्या होता है, ZP अपॉन क्या होता है, 60 इंटू क्या होता है, A होता है। ये मैंने कल आपको समझाया था। तो EB बराबर क्या होता है, K इंटू फाई इंटू क्या होता है, N होता है। यहां से इस EB के मान को इस समीकरण के अंदर रख दो। EB का मान इस समीकरण में रखेंगे तो EB की जगह हम क्या रखेंगे, K इंटू फाई इंटू N। तो EB की जगह मैंने रखा K फाई इंटू N। ये किसका मान रखा मैंने, EB का। आइए अपनी जगह ऐसे कैसे आ जाएगा, बटे क्या हो जाएगा आपका N। ये किसके बराबर चल रहा है, टॉर्क के बराबर चल रहा है। अब देखिए N से N कैंसिल हो जाएगा, N से N क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो देखिए टॉर्क T बराबर क्या आ जाएगा, K इंटू N कैंसिल हो गया तो यहां से क्या बच गया, एक तो फाई इंटू क्या बच गया, IA। ये क्या है, DC मोटर के आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाले टॉर्क का फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। इस फॉर्मूले के ऊपर आपकी एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है डीसी मोटर के आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाले टॉर्क का जो सूत्र होता है वो T बराबर क्या होता है, K इंटू फाई इंटू क्या होता है, I होता है। यहाँ पर K बराबर क्या है, कांस्टेंट है और K का मान कितना होता है, ZP अपॉन क्या होता है, 60 इंटू A। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ये सारा प्रोसेस भले ही आपको याद नहीं रहे लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये आपकी एग्जाम के अंदर नहीं आएगा लेकिन ये फॉर्मूला एग्जाम के अंदर आएगा। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो डीसी मोटर के अंदर टॉर्क का सूत्र क्या आ गया, T बराबर क्या होगा, K इंटू फाई इंटू क्या होगा, I हो गया। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे। अब इस फॉर्मूले से देखिए कौन कौन से और किस किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और सारी चीजें मैं मिटा देता हूं। तो हमारे पास टॉर्क का क्या फॉर्मूला आ गया, टॉर्क T बराबर क्या आ गया, K इंटू फाई इंटू क्या हो गया, IA। देखिए T बराबर क्या हो गया, K इंटू फाई इंटू IA। ये क्या है, डीसी मोटर के अंदर पैदा होने वाले टॉर्क का फॉर्मूला है। यहां पर फाई बराबर क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है।
क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। IA क्या है, आर्मेचर में प्रवाहित धारा, आर्मेचर में प्रवाहित धारा। K बराबर क्या है, यहां पर नियतांक है और इसका मान होता है ZP अपॉन क्या होता है, 60 इंटू A। इतना आपको याद रखना है। तो डीसी मोटर के अंदर जो टॉर्क है उस टॉर्क का समीकरण होता है T बराबर K इंटू 5 इंटू IA। अब देखते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर आपकी एग्जाम्स के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, डीसी मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है या डीसी मोटर के अंदर जो टॉर्क है उसका मान किन किन राशियों पर निर्भर करता है। तो देखिए, डीसी मोटर के अंदर जो टॉर्क है वो केवल दो राशियों पर डिपेंड कर रहा है। के तो कांस्टेंट है, के का कोई मतलब नहीं है, तो यहां से हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, के कांस्टेंट को हटा दो तो डी वो टॉर्क टी समानुपाती क्या हो जाएगा, 5 इंटू IA। यानी कि डीसी मोटर के अंदर जो टॉर्क होगा वो केवल दो राशियों पर निर्भर करता है। कितनी राशियों पर निर्भर करता है, दो। और वो राशियां कौन कौन सी है, एक तो है चुंबकीय फ्लक्स और दूसरा आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि डीसी मोटर के अंदर जो टॉर्क है उसका मान किन किन राशियों पर निर्भर करता है। तो डीसी मोटर के अंदर जो टॉर्क का मान आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा और फील्ड वाइंडिंग में पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है। तो पहला क्वेश्चन आपका, इसको लिखना है आपको, डीसी मोटर में उत्पन्न टॉर्क आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित धारा। आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित धारा को किससे लिखेंगे, IA से, तथा आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित धारा तथा फील्ड वाइंडिंग में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स। फील्ड वाइंडिंग में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स किससे लिखेंगे, फाई पर निर्भर करता है, ठीक है। तो डीसी मोटर के अंदर उत्पन्न होने वाला टॉर्क आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा और फील्ड वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाले चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है। दूसरा, डीसी मोटर के अंदर जो टॉर्क होगा वो T समानुपाती क्या होगा, आपका 5 होगा। T समानुपाती क्या होगा, 5। देखिए T का मान 5 के क्या है, समानुपाती। ऐसे कैसे, T समानुपाती क्या होगा, IA होगा। T समानुपाती क्या होगा, I इंटू A। T समानुपाती 5 होगा, T समानुपाती क्या होगा, A। यानी टॉर्क का मान चुंबकीय फ्लक्स के समानुपाती है, ऐसे ही टॉर्क का मान आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती है। अब क्वेश्चन पूछा है, अगर डीसी मोटर के अंदर अगर मैं फील्ड वाइंडिंग में पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान को, फील्ड वाइंडिंग में पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान को यदि मैं 10% बढ़ा दूं, फील्ड वाइंडिंग में पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान को कितना परसेंट बढ़ा दे, यदि 10% बढ़ा दे, तो उस मोटर के अंदर पैदा होने वाले टॉर्क का मान भी 10% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि टॉर्क और चुंबकीय फ्लक्स क्या है, समानुपाती। अगर ये राशि बढ़ेगी तो ये राशि भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर ये राशि घटेगी, चुंबकीय फ्लक्स घटेगा, तो डीसी मोटर के अंदर पैदा होने वाले टॉर्क का मान भी क्या होगा, घटेगा। ऐसे कैसे, अगर डीसी मोटर के आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा को, क्या डीसी मोटर में आर्मेचर में यदि प्रवाहित होने वाली धारा को यदि मैं 5% घटा दूं, आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा के मान को कितना घटा दे अपन, यदि 5% घटा दे, तो उस मोटर के अंदर पैदा होने वाले टॉर्क का मान भी 5% क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अगर एक राशि घटेगी तो टॉर्क भी क्या होगा, घटेगा। अगर ये राशि बढ़ेगी तो टॉर्क भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ध्यान रखना है, टॉर्क का मान केवल दो ही कंडीशन में बढ़ेगा, यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान या फिर आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ता है तो डीसी मोटर के अंदर पैदा होने वाले टॉर्क का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि
फील्ड वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स और आर्मेचर वाइंडिंग में पैदा होने वाली धारा या आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा, इन दोनों का मान यदि घटता है तो डीसी मोटर के अंदर पैदा होने वाले टॉर्क का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इतना चीज समझ में आ गया, ठीक है। तो T समानुपाती क्या होगा, फाई, और T समानुपाती क्या होगा, IA। इतना समझ में, ठीक है। अब देखिए आगे इस पे से एक दो अपन न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, क्योंकि इस पे एक दो आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि डीसी मोटर में या डीसी मोटर के आर्मेचर, डीसी मोटर के आर्मेचर में प्रवाहित धारा को 40% घटाने तथा फील्ड फ्लक्स को 40% बढ़ाने पर टॉर्क का मान होगा। तो यदि डीसी मोटर है, उस डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा, ये जो आई है, इसको तो मैं क्या कर दूं, यदि 40% घटा दूं, आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा को तो क्या कर दे, 40% घटा दे, और फील्ड वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है उसको यदि हम 40% बढ़ा दें, तो ये जो टॉर्क है, इस टॉर्क के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो हिसाब से देखिए, अगर ऐसे डायरेक्ट देखिए तो यहाँ 40% माइनस, 40% प्लस, माइनस प्लस कैंसिल, तो टॉर्क समान होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसको हम इस सूत्र से करके देखते हैं। अब देखिए आर्मेचर करंट माना पहले 100 एम्पियर थी, कितना थी, 100 एम्पियर। IA1 ले लेता हूं, IA1 कितना थी, 100 एम्पियर। अब इस 100 को मैंने कितना घटा दिया, 40% घटा दिया, तो अब जो आर्मेचर करंट होगी वो आर्मेचर करंट कितना हो जाएगी आपका, 60 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 60। पहले 100 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 60, क्योंकि 40% क्या हो गई आपकी, घट गई। ऐसे कैसे, पहले जो चुंबकीय फ्लक्स था, वो पहले चुंबकीय फ्लक्स कितना था आपका, 100 वेबर था। कितना था, 100 वेबर। अब मैंने क्या किया, इस चुंबकीय फ्लक्स को क्या कर दिया, 40% बढ़ा दिया, तो 40% बढ़ गया, तो 100 पे 40% कितना बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, φ2 बराबर कितना हो जाएगा, 140 वेबर। तो हमसे पूछा है कि जब 100 एम्पियर की करंट थी, इस 100 एम्पियर की करंट को तो मैंने घटाकर कितना कर दिया, 60 एम्पियर, और 100 वेबर का जो चुंबकीय फ्लक्स था उसको बढ़ाकर मैंने 140 कर दिया। तो इन दोनों को घटाने बढ़ाने से अपन का जो टॉर्क है, उस टॉर्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अपन को क्वेश्चंस निकालना है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर रख दो। देखिए T, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, T1 बटे T2 बराबर होगा क्या, I φ1 बटे हो जाएगा φ2 इंटू हो जाएगा IA1 बटे हो जाएगा IA2। ये कुछ नहीं किया, इससे बनाया। देखिए यहां पर 1 तो यहां पर भी 1 आ जाएगा। ऐसे कैसे, यहां पर अगर टॉर्क T2 लूंगा तो फ्लक्स भी φ2 आएगा और करंट भी कितनी आएगी, AI2 आएगी। अब इस फर्स्ट समीकरण में इस सेकंड समीकरण का भाग लगा दिया तो हमारे पास आ जाएगा T1 बटे T2 बराबर हो जाएगा φ1 बटे φ2 इंटू IA1 बटे IA2। के से क्या हो जाएगा आपका, के कैंसिल हो जाएगा, इस के से तो के कैंसिल हो जाएगा, तो T1 बटे T2 बराबर बच गया φ1 बटे φ2 IA1 बटे IA2। अब इस समीकरण के अंदर जो जो मान आपको दे रखे हैं वो सारे आपके रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए φ1 का मान कितना, पहले 100, अब φ2 का मान अब कितना हो गया, 140, ये फिट है ना, फिर गुणा IA1 का मान कितना, पहले 100, अब IA1 का मान कितना हो गया, 60 बराबर कितना है, T1 बटे कितना है, T2। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो T1 बटे T2 बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर तो कितना आ जाएगा 100,
कितना आ जाएगा 100, और नीचे कितना आ जाएगा 14 को 6 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 84। इसको देखो, पहले टॉर्क कितना था 100 था, जब कितना, जब Ia1 का मान 100 था और φ1 का वेबर का मान 100 था, तब टॉर्क का मान भी कितना था आपका 100। लेकिन जैसे ही मैंने आर्मेचर करंट में कमी की, 40% कमी की और फ्लक्स में 40% का मान बढ़ाया, तो टॉर्क का मान 100 से कितना हो गया 84 हो गया। 100 से कितना हो गया 84। बताइए टॉर्क का मान घटा या बढ़ा? 100 से 84 हो गया, मतलब टॉर्क का मान क्या हो गया, कम हो गया। तो टॉर्क कम हो गया मतलब माइनस में, कमी को अपन किससे लिखेंगे, माइनस में। टॉर्क कम हुआ, कितना हुआ 100 से 84 हो गया, मतलब कितना परसेंट की कमी हो गई इसमें, 16% की कमी। मतलब आर्मेचर वाइंडिंग का जो टॉर्क हो जाएगा वो 16% क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। अब चाहे इसके ऊपर से कैसा क्वेश्चन आए, चाहे एक का मान बढ़ा दे दूसरे का मान नहीं बढ़ाए, तो जैसे मानना, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना सबके। ये क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी नहीं था, आर्मेचर करंट के मान को 40% घटाया है और जो फील्ड फ्लक्स है उसके मान को 40% क्या किया है इन्होंने, बढ़ाया। तो पहले यदि आर्मेचर करंट 100 एम्पियर थी तो 40% घटाने पर कितनी रह जाएगी, 60 एम्पियर रह जाएगी। पहले फ्लक्स यदि 100 वेबर था तो 40% बढ़ाने पर फ्लक्स कितना हो जाएगा 140। फिर इस फॉर्मूले में हमने ये सब राशियों के मान रख दिए, तो T1/T2 बराबर आ गया 100/84। यानी पहले वाला T1 क्या है, पहले वाला टॉर्क कितना था 100, तो अब टॉर्क कितना हो जाएगा आपका 84। तो 100 में से 84 हो गया, मतलब टॉर्क के मान में कमी होगी, और टॉर्क कितना कम हो जाएगा आपका 16% कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा 16%। ठीक है, ये हो गया आपका ये क्वेश्चंस। अब देखिए, अगर क्वेश्चंस ऐसे आ जाए कि डीसी मोटर में यदि चुंबकीय फ्लक्स के मान को तो हम कांस्टेंट रखें, चुंबकीय फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं करते, लेकिन यदि आर्मेचर करंट के मान को मैं क्या कर दूं, यदि कम कर दूं, आर्मेचर करंट के मान को 40% घटा दे, तो टॉर्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उससे भी यही फॉर्मूला आ जाएगा। अब फाई का मान कांस्टेंट है तो इस समीकरण में से फाई को हटा दो, तो फॉर्मूला बन जाएगा T1/T2 बराबर हो जाएगा Ia1/Ia2। तो इससे भी क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन अपन करके देख लेते हैं। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही छोटे क्वेश्चंस है, बहुत कम समय लगता है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ रहा है, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चंस बहुत जल्दी सोल्व हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चंस कैसा आएगा। देखिए एक क्वेश्चन ये है, डीसी शंट मोटर में 4 एम्पियर पर उत्पन्न होने वाला टॉर्क 20 न्यूटन इंटू मीटर है। क्या डीसी मोटर में 4 एम्पियर करंट, या फिर 4 एम्पियर लिख लो डायरेक्ट, 4 एम्पियर पर उत्पन्न होने वाला 4 एम्पियर पर उत्पन्न होने वाला टॉर्क 20 न्यूटन इंटू मीटर है। कितना है 20 न्यूटन इंटू मीटर है। अब यदि लोड करंट को दुगना हो जाए, यदि लोड करंट कितना हो जाए, 2 गुना हो जाए, लोड करंट 2 गुना हो जाए, तो टॉर्क का मान कितना होगा, तो टॉर्क का मान कितना होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। ऑप्शन दे रखा है हमको, ए दे रखा है 10 न्यूटन इंटू मीटर, बी दे रखा है हमको 20 न्यूटन इंटू मीटर, सी दे रखा है हमको 40 न्यूटन इंटू मीटर, और डी दे रखा है हमको 80 न्यूटन इंटू मीटर। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे है। क्वेश्चंस दिया गया है डीसी मोटर में यदि 4 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी एम्पियर, 4 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें पैदा होने वाले टॉर्क का मान कितना है, 20 न्यूटन इंटू मीटर। तो देखिए IA या फिर धारा I बराबर कितना दे रखा है अपन को, 4 एम्पियर। इस 4 एम्पियर पर पैदा होने वाले टॉर्क का मान कितना है, 20 न्यूटन इंटू मीटर है। टॉर्क का मात्रा क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। अब यदि लोड करंट को दुगना कर दें, लोड करंट को दुगना मतलब पहले यदि I1 थी तो टॉर्क कितना था, T1 था। अब लोड करंट को दुगना किया है, दुगना किया मतलब पहले 4 थी तो अब कितनी हो गई, ये
8 एम्पियर हो गई। कितनी होगी? 8। 2 गुना करने का मतलब है इसको 2 से गुना किया तो कितना हो जाएगा? 8। अब पूछ रहा है करंट को 2 गुना करने पर टॉर्क का मान कितना होगा। तो फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्ट, क्या? T1 बटे T2 बराबर हो जाएगा I1 बटे क्या हो जाएगा? I2। यही लगेगा ना। अब फ्लक्स हट जाएगा क्योंकि यहां पर फ्लक्स का कोई रोल ही नहीं है, तो T1 बटे T2 बराबर हो जाएगा I1 बटे I2। मान रख दो सारे। T1 का मान कितना दे रखा है हमको? 20। कितना दे रखा है? 20। T2 का मान हमको निकालना है। I1 का मान पहले कितना दे रखा था? 4। कितना दे रखा था? 4। अब I2 कितनी हो गई आपकी? 8 हो गई। तो 4 से 8 कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो T2 बराबर वज्र गुणा हो जाएगा, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन इंटू मीटर। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा इसके अंदर? सी वाला। तो यदि डीसी मोटर के अंदर देखिए आर्मेचर करंट को दुगना किया है, तो सीधा सीधा सा बात है, यदि आर्मेचर करंट 2 गुना हुई है तो टॉर्क भी कितना होगा आपका? 2 गुना होगा, क्योंकि T समानुपाती क्या होता है? 5 और T समानुपाती क्या होता है? A। थोड़ी देर पहले लिखा था ना मैंने, T समानुपाती क्या होता है? IA होता है। यदि IA के मान को मैं 2 गुना कर रहा हूं तो टॉर्क का मान भी कितना होगा? 2 गुना। तो पहले टॉर्क कितना था? 20 था, 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 हो जाएगा। डायरेक्ट भी क्वेश्चन आपका सोल्व हो रहा है, और अगर इस फॉर्मूले से करना चाहो तो इस फॉर्मूले से भी आपका सोल्व हो रहा है। तो ये तो हो गया डीसी मोटर के अंदर पैदा होने वाला टॉर्क। टॉर्क के जो मुख्य फॉर्मूला वो होता है T बराबर K इंटू 5 इंटू IA। डीसी मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है वो केवल 2 चीजों पर निर्भर करता है, एक तो फील्ड वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स, और दूसरा आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा। इन दोनों के क्या होता है? समानुपाती। अगर फ्लक्स या धारा का मान कम ज्यादा करते हैं तो टॉर्क का मान भी क्या होता है? कम या ज्यादा। और जिस प्रकार से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं उनको मैंने आपको सोल्व करवा दिया। ठीक है, ये हो गया डीसी मोटर के अंदर पैदा होने वाले टॉर्क का। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं। अब बात करते हैं अपन डीसी मोटर के अंदर घूर्णन गति। डीसी मोटर की घूर्णन गति। अब डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है वो किन किन राशियों पर निर्भर करती है, और डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है उसका मान कैसे अपन कम ज्यादा कर सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डीसी मोटर में घूर्णन गति। डीसी मोटर में घूर्णन गति। तो घूर्णन गति के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डीसी मोटर की स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए लास्ट के वीडियो में हमने देखा था डीसी मोटर के अंदर जो विरोधी विद्युत वाहक बल है उसको अपन किससे लिखते हैं? ईबी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ईबी से। और ईबी बराबर होता है क्या? K इंटू 5 इंटू क्या होता है? N। होता है नहीं होता? लास्ट के वीडियो मैंने पढ़ाया था विरोधी विद्युत वाहक बल का मान केवल 2 राशियों पर निर्भर करता है, एक तो फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स पर और दूसरा आर्मेचर वाइंडिंग की घूर्णन गति पर। यह है आर्मेचर की घूर्णन गति और यह है चुंबकीय फ्लक्स। तो विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 2 ही चीजों पर निर्भर करता है, एक तो फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स पर और दूसरा आर्मेचर की घूर्णन गति पर। तो देखिए यहां से हो जाएगा, अपन को किसका मान निकालना है? घूर्णन गति का निकालना है, एन का मान निकालना है। एन से ये दोनों संख्या क्या हो रही है? गुणा, और गुणा वाली संख्या को इस तरफ लाते हैं तो इसका क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। तो एन बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ईबी में भाग लग जाएगा K इंटू 5 का। लगेगा नहीं लगेगा? ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है आपका डीसी मोटर के अंदर घूर्णन गति का। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। और जब हम ग्राफ पढ़ेंगे ना डीसी मोटर के ग्राफ, तब ये फॉर्मूले हमको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो याद रखना है एन बराबर क्या होता है? ईबी बटे K इंटू 5। यहां पर एन, यहां एन बराबर क्या है? मोटर की घूर्णन गति लिख लो या फिर आर्मेचर की घूर्णन गति लिख लो। आर्मेचर की घूर्णन गति किस में होती है? ये आरपीएम में होती है। ईबी बराबर क्या है? यहां पर ईबी बराबर है बैक ईएमएफ, विरोधी विद्युत वाहक बल या पश्च विद्युत वाहक बल बोल सकते हो। के तो क्या है आपका? कांस्टेंट है। के बराबर क्या है आपका? कांस्टेंट। तो देखिए अब इस पर देखिए इस क्वेश्चन पे
डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है वो भी दो राशियों पर निर्भर कर रही है। पहला तो है एन समानुपाती है ईबी। एन समानुपाती क्या है? ईबी। यानी कि डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है वो विरोधी विद्युत वाहक बल के समानुपाती है। क्या लिखोगे आप? डीसी मोटर की घूर्णन गति विरोधी विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। डीसी मोटर की घूर्णन गति क्या होती है? विरोधी विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। अब देखिए समानुपाती का मतलब क्या होता है? अगर विरोधी विद्युत वाहक बल का मान मैं बढ़ाता हूं तो डीसी मोटर की गति भी क्या होगी? आपकी बढ़ेगी। अगर विरोधी विद्युत वाहक बल का मान बढ़ेगा तो डीसी मोटर की घूर्णन गति भी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर इस विरोधी विद्युत वाहक बल का मान कम होगा तो मोटर की स्पीड भी क्या हो जाएगी? कम। यानी कि इसका मान ज्यादा तो स्पीड भी ज्यादा, इसका मान कम तो स्पीड भी कम। इस कारण डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है वो इस विरोधी विद्युत वाहक बल के क्या होती है? समानुपाती। दूसरा देखिए, डीसी मोटर की जो घूर्णन गति एन है वो जो चुंबकीय फ्लक्स फाई है उसके क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। एन व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके? फाई के। तो एन समानुपाती 1/5, एन बराबर 1/5। ये किस में हो गया? व्युत्क्रमानुपात में। जब कोई संख्या बट्टे में आ जाती है तो वो उसका उल्टा होती है। अब इसका मतलब क्या होगा? यदि मैं चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ाऊंगा तो मोटर की स्पीड क्या होगी? घटेगी। व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है उल्टा। अगर एक चीज ज्यादा हो रही है तो वो दूसरी चीज क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। अगर फाई का मान बढ़ेगा तो मोटर की स्पीड क्या होगी? घटेगी। और यदि फाई का मान घटेगा तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यदि मेरे को डीसी मोटर की गति को बढ़ाना है तो फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। और यदि डीसी मोटर की स्पीड को मेरे को घटाना है तो फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो दूसरा लिखना है डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है वो चुंबकीय फ्लक्स के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। यहीं लिख देता हूं, डीसी मोटर की घूर्णन गति चुंबकीय फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है। डीसी मोटर की घूर्णन गति विरोधी विद्युत वाहक बल के तो क्या होती है? समानुपाती। लेकिन चुंबकीय फ्लक्स की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो एन बराबर हो गया ईबी बटे के इंटू फाई। दूसरा जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो ये है। टॉर्क का फॉर्मूला टी समानुपाती क्या होता है? फाई इंटू आई ए। ऐसे जैसे डीसी मोटर की घूर्णन गति का फॉर्मूला हो गया ईबी, एन बराबर ईबी बटे फाई। अगर कांस्टेंट को हटा दो तो भी चल जाएगा। इसको लिख सकते हैं एन समानुपाती होगा ईबी, क्या होगा? ईबी बटे क्या हो जाएगा आपका? फाई। ये डायरेक्ट याद रखना है आपको। तो डीसी मोटर की घूर्णन गति विरोधी विद्युत वाहक बल के तो समानुपाती, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। इतना क्लियर? अब देखिए आगे। देखिए यहां से मोटर को हमने इनपुट वोल्टेज दिया V, दिया। यहां से ये वोल्टेज दिया तो इस वोल्टेज के कारण धारा आई कितनी? I। ये I में से IA एम्पियर की धारा किस में गई? आर्मेचर में। और ISS धारा किस में गई? शंट फील्ड में। गई कि नहीं गई? अब आर्मेचर के अंदर कुछ न कुछ प्रतिरोध है। इस आर्मेचर के प्रतिरोध और इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा, उसके कारण आर्मेचर के अंदर क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप। और जो आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वोल्टेज ड्रॉप देखिए V बराबर क्या होता है? I इंटू क्या होता है? R होता है। अब I की जगह यहां पर आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा लेंगे तो यहां पर कितना होगा? IA। आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा को किससे लिखेंगे? IA से। R प्रतिरोध आर्मेचर का लेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा?
आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, IA इंटू RA। आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा और आर्मेचर के प्रतिरोध इन दोनों को गुणा कर दे तो आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज में जो कमी होगी या वोल्टेज में जो हानि होगी, उसका फॉर्मूला हमको मिल जाएगा। तो यहां से मैंने उसको कुछ वोल्टेज दिया, माना मैं इसे यहां से कितना वोल्टेज दिया, इसको 200 वोल्टेज दिया। कितना दिया, 200। इस 200 में से इस आर्मेचर ड्रॉप है, आर्मेचर के अंदर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के कारण कितने वोल्टेज की हानि हो गई, 10 वोल्टेज की हानि होगी। कितने की होगी, 10। तो 200 में से 10 यहां पर खर्च हो गया, तो आर्मेचर के अंदर जो पैदा होगा या आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाले विरोधी विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा, 190 वोल्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहां से हमने 200 वोल्टेज दिया, 200 में से कुछ वोल्टेज आर्मेचर के अंदर खर्च हो गया और उस खर्च होने वाले वोल्टेज को यदि इसमें से घटा देंगे, 200 में से खर्च होने वाले वोल्टेज को घटा देंगे तो इस आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान आएगा नहीं आएगा। तो विरोधी विद्युत वाहक बल EB, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, विरोधी विद्युत वाहक बल EB बराबर होगा क्या, EB बराबर होगा V माइनस IA इंटू RA। होगा नहीं होगा, देखिए दिया कितना मैंने 200, खर्च कितना हो गया 10, 200 में से 10 को घटाया तो इसमें बचा हुआ वोल्टेज आ गया नहीं हो गया। तो मैं यहां पर ऐसे भी तो लिख सकता हूं 190 बराबर 200 माइनस 10। ये तो क्या है, इनपुट वोल्टेज है। क्या है, इनपुट वोल्टेज। ये क्या है, आर्मेचर में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप। अगर इनपुट वोल्टेज में से आर्मेचर में पैदा होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को घटा देंगे तो आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाला विरोधी विद्युत वाहक बल EB का मान आएगा या नहीं आएगा। तो EB का मान निकालना है तो जो हमने इनपुट वोल्टेज दिया है V, उसमें से आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज ड्रॉप IA इंटू RA को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, EB बराबर बन गया V माइनस IA इंटू RA। समझ में आ गया। अब डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के अंदर ये फॉर्मूलों में सिर्फ अंतर क्या होता है, जनरेटर का यदि फॉर्मूला लिखाएंगे तो प्लस माइनस की जगह कितना आएगा, प्लस आएगा। जनरेटर में तो माइनस की जगह कितना आएगा, प्लस। जनरेटर की वीडियो देखना, वहां पर EB बराबर होता है V प्लस IA इंटू RA, क्योंकि जनरेटर के अंदर यहां पर जनरेटिंग वोल्टेज होता है, उसको लिखते हैं EG से। जनरेटर के अंदर तो विद्युत वाहक बल पैदा होता है, लेकिन मोटर को अपन बाहर से क्या करते हैं, विद्युत वाहक बल देते हैं। तो मोटर के केस के अंदर EB बराबर होगा V माइनस IA इंटू RA। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे आपको जब मोटर्स पढ़ाऊंगा, सीरीज शंट कंपाउंड मोटर, जब उनके अपन ग्राफ बनाएंगे तब ये सारे फॉर्मूले बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इन्हीं फॉर्मूलों पर ग्राफ बनेंगे, इन्हीं फॉर्मूले से हमें सीरीज शंट कंपाउंड मोटर समझ में आने वाली है। तो अगला जो फॉर्मूला आपको याद रखना वो रखना है EB बराबर V माइनस IA इंटू RA। अब देखिए, यदि मैं इसे डीसी मोटर के अंदर सप्लाई वोल्टेज का मान निकालना चाहूँ V का, तो इससे V बराबर देखिए कितना हो जाएगा। तो यहां से V बराबर क्या सूत्र बन जाएगा, ये संख्या माइनस है ना, माइनस वाली संख्या इस तरफ आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो EB में क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा EB प्लस IA इंटू RA। अगर आपसे डीसी मोटर को सप्लाई वोल्टेज या डीसी मोटर का टर्मिनल वोल्टेज पूछे तो डीसी मोटर का टर्मिनल वोल्टेज V बराबर होगा EB प्लस IA इंटू RA। ये सूत्र भी आपको याद रखना है। वैसे ये इस फॉर्मूले से ये बना है, अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये सूत्र ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो EB बराबर तो होता है V माइनस IA इंटू RA, और डीसी मोटर के अंदर V बराबर होता है EB प्लस IA इंटू RA। तो इतना समझ में आ गया। तो अब डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है उसके अंदर आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछ सकता है तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखा, डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है वो चुंबकीय फ्लक्स के तो समानुपाती होती है। सॉरी, डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है वो विरोधी विद्युत वाहक बल के तो क्या है, समानुपाती, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। पहला क्वेश्चन इसी पे बनेगा। अगर किसी डीसी मोटर के अंदर चुंबकीय फ्लक्स के मान को 10% बढ़ा दे, चुंबकीय फ्लक्स के मान को क्या कर दे, यदि अपन बढ़ा दे, तो उस मोटर की घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस डीसी मोटर की घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घूर्णन गति बढ़ेगी
घूर्णन गति घटेगी या फिर घूर्णन गति अपरिवर्तित रहेगी या फिर घट-बढ़ दोनों सकती है। तो क्या रहेगा, अगर चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो डीसी मोटर की घूर्णन गति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो अगर मेरे को डीसी मोटर की घूर्णन गति को घटाना है तो उस मोटर के चुंबकीय फ्लक्स को क्या कर दूंगा, मैं बढ़ा दूंगा, तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। दूसरा क्वेश्चन, अगर डीसी मोटर के अंदर विरोधी विद्युत वाहक बल के मान को बढ़ा दे तो उससे डीसी मोटर की घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इससे डीसी मोटर की घूर्णन गति क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि डीसी मोटर की घूर्णन गति विरोधी विद्युत वाहक बल के क्या होती है, समानुपाती। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, डीसी मोटर के अंदर विरोधी विद्युत वाहक बल का समीकरण क्या होता है। तो डीसी मोटर के अंदर विरोधी विद्युत वाहक बल का समीकरण होता है EB बराबर V माइनस IA इंटू RA। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा डीसी मोटर के अंदर टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है। तो डीसी मोटर के अंदर टर्मिनल वोल्टेज V बराबर होता है EB प्लस IA इंटू RA। ये तो हो गया फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब देख लेते हैं न्यूमेरिकल, अगर इन फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल आए तो किस प्रकार से आ सकता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ये आपकी पिछली एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस है। देखिए क्वेश्चंस आपका पूछा है डीसी मोटर की गति व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्वेश्चंस पूछा है डीसी मोटर की गति व्युत्क्रमानुपाती, डीसी मोटर की गति व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन ए मिलेगा आपको विरोधी विद्युत वाहक बल, विरोधी विद्युत वाहक बल। ऑप्शन बी मिलेगा आपको वोल्टेज। ऑप्शन सी मिलेगा आपको चुंबकीय फ्लक्स। ऑप्शन डी मिल जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डीसी मोटर की घूर्णन गति व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है उल्टा। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है डीसी मोटर की घूर्णन गति, मैंने लिखवाया था चुंबकीय फ्लक्स के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसके अंदर जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, आपका सी वाला आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी। अब इसी के अंदर देखिए क्वेश्चंस आपका चेंज हो सकता है। क्वेश्चंस कैसे चेंज हो सकता है, यहां पर लिख सकता है वो क्या, फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा, फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा। दूसरा पूछ सकता है आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर प्रतिरोध। तीसरा पूछ सकता है वो वोल्टेज। और चौथा पूछ सकता है क्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं। अब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, क्वेश्चंस वही है आपका, लेकिन ऑप्शन चेंज हो सकता है। डीसी मोटर की घूर्णन गति व्युत्क्रमानुपाती होती है, अगर घुमा के देना चाहे तो देखिए डीसी मोटर की घूर्णन गति चुंबकीय फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है, फाई के। अब फाई क्या है, फील्ड वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स। अब फील्ड वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स है वो फील्ड वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होगा। फील्ड वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा के क्या होगा, समानुपाती है। अगर फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा को मैं कम कर दूं तो फील्ड वाइंडिंग में पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा, कम। और यदि फील्ड वाइंडिंग में पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान कम हो जाएगा तो डीसी मोटर की घूर्णन गति क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो इसमें से ऑप्शन आपका ये भी आ सकता है डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है वो फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा के भी क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। क्योंकि फ्लक्स किसके समानुपात है, आईएफ के। अगर फाई के व्युत्क्रमानुपाती है तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा की भी क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो ये हो गया डीसी मोटर की घूर्णन गति के ऊपर आपका क्वेश्चंस। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा वो देखेंगे अपन डीसी मोटर के अंदर घूर्णन दिशा को परिवर्तित करना, लेकिन वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।